सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम यहाँ पे कवर करेंगे वन शॉट में, और इसके अंदर सेमीकंडक्टर जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, उसके बाद लॉजिक गेट्स, इन सारे के सारे थ्योरी इनकी कंप्लीट करेंगे आपको समझाते हुए और अच्छे से इसको रिवीजन करते हुए, और साथ में अच्छे से इसको जहाँ पे मेनली आपको दिक्कत होती है उन जगहों पे हम स्पेशली फोकस करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे आज। ओके, यानी हम अभी करने जा रहे हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, उसके बाद ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर यूज इन एंड ऑसिलेटर सर्किट में जो यूज होता है, और एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज होता है। उसके बाद लॉजिक गेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी इसकी। तो बेसिकली देखिए, मटेरियल्स जो है, मटेरियल्स दो तरह के नॉर्मली हमें पहले पता था कि एक कंडक्टर है और दूसरा इंसुलेटर है, लेकिन बाद में फिर हमें देखा कि भाई इसके बीच में कोई एक और मटेरियल आया जो कि इसको हम सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। और सेमीकंडक्टर जो बोल रहे हैं बेसिकली इनका कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे किया गया, शुरू में जो इनका कैटेगराइजेशन किया गया वो बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे किया गया। ओके, जिसमें बिल्कुल आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंडक्टर बोला, बहुत जिसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर पे उनको हम इंसुलेटर बोल रहे थे। तो इसके बाद जो है ना, तो इसके बाद ये सेमीकंडक्टर है जो दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के बीच में जिसका कंडक्शन होता है, यानी दोनों के बीच इसकी जो कंडक्टिविटी है या इसको इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इंसुलेटर से ज़्यादा लेकिन कंडक्टर से कम होता है। ओके, तो बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं काफ़ी, और लेकिन अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कम होंगे। अगर ठीक है ये चीज़। अब क्या होता है कि देखिए, एक प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है वो सेमीकंडक्टर बेसिकली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। बहुत ही कम मतलब बेसिकली ये कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो कैसे आते हैं, तो आते भी हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, वो बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद, ब्रेक होने की वजह से ही ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी ये अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज अवेलेबल नहीं होते हैं बॉन्ड, राइट। तो सेमीकंडक्टर जो होता है बेसिकली उसमें यानी कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो हमारे काम का नहीं होता है। ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे लिए यूजलेस है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। ओके, लेकिन तो भाई हमारे लिए क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसे आइटम्स ऐड करते हैं, डोप बेसिकली प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रेशियो में हम इसमें मिक्स करते हैं। और ये प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर वे में, प्रॉपर रेशियो में जो मिक्स करते हैं इसको बोलते हैं डोपिंग। तो हम इसमें कुछ डिफरेंट तरह, अलग तरह का जो एटम्स होंगे उनको हम मिक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस को बोलते हैं। और तो हमें मिलता जो अभी जो सेमीकंडक्टर मिला जो मिक्सिंग के बाद या डोपिंग के बाद, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारे लिए काम का होता है, और इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमारे लिए दो तरह का होता है, एक पी टाइप और एन टाइप। ये पी टाइप एन टाइप हम नाम देते हैं कि इसमें आपने जो आपने डोपिंग किया है, किस तरह का एटम आपने मिलाया है इसमें मिक्स, मतलब किस तरह के एटम से डोपिंग किया है। मतलब अगर आपने पेंटावैलेंट डोपिंग किया है तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इसको हम एन टाइप बोलते हैं। मतलब मेजॉरिटी कैरियर जो कंडक्शन में काम आता है, जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे कौन सा यहाँ पे होगा, उसको ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, कंडक्शन देखिए दो क्वांटिटीज जो है ना, दो एंटिटीज करती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन करती है, और सेमीकंडक्टर में जो है वो एक बेसिकली होल होता है। होल का मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो ये वर्क करता है, ये बिहेव करता है कैसा, तो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह। मतलब इसका मूवमेंट, इसका नेचर पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे चार्ज नहीं होता। तो उस खाली जगह का मतलब वो जो जगह होती है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा इस अट्रैक्शन होता है, इस खाली जगह को बोलते हो होल, और इसका मूवमेंट जो होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह ही होता है। राइट, तो ये हो गया एन पी टाइप एन टाइप, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो तरह का हो गया, पी टाइप और एन टाइप। ओके, पी टाइप एन टाइप दो तरह का हो गया। अब जैसे
बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर लूँ, तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर में जो कंडक्शन कराता है, कौन कराता है भाई? कुछ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेक हुए तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो मतलब बाहर गया बॉन्ड ब्रेक करके। बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा? थर्मल एजिटेशन की वजह से। रूम टेम्परेचर पे जो हीट आती है वो हीट को एब्जॉर्ब करके और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और इलेक्ट्रॉन चला गया, वो कंडक्शन में चला गया। तो एक यहाँ पे जब यहाँ से गया तो वो बाहर घूमने के लिए फ्री हो गया और साथ में यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ के चला गया, तो खाली जगह छोड़ के गया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है वहाँ, और ये बाहर इलेक्ट्रॉन तो है ही। ओके, तो इनका मैं बोलता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, सपोज करेगी Ni, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन सपोज करेगी Ni है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ni है और नंबर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स जो है वो कुछ NH है, तो दोनों का हम क्या करते हैं? अगर इनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यानी कि Ni इंटू N, या कैसे बोलेंगे? Ni इंटू NH दैट इज इक्वल टू N, ओके, N स्क्वायर। मतलब अगर देखिए बेसिकली क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज करके आपने जब आपने इसमें मिक्स किया कुछ इम्प्योरिटी, एन टाइप मिक्स किया या पी टाइप मिक्स किया, तो जब एन टाइप मिक्स किया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। लेकिन जो ये प्रोडक्ट जो रहता है रिलेशन, ये अभी भी वैलिड रहता है। क्या मतलब है इस रिलेशन का? मतलब जब इंट्रिंसिक रहेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू, जब आप उसमें कुछ आपने मिक्स कर दिया, इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है और होल्स का कंसंट्रेशन है, इसको और प्रिसाइसली लिखना हो तो Ni लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको इजीली याद रहेगा। नंबर ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो उसमें जो भी आपने डोपिंग की है या उसकी वजह से जो मेजॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ आसानी से समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब आपने इसमें डोपिंग कर ली मतलब कि इसमें आपने कुछ मिक्स कर दिया है और मिक्स करके यानी डोपिंग कर दी, तो एक बेसिकली सेमीकंडक्टर मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिला है, आउटपुट मिला, वो क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का हो गया, पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप कब है? जब इसमें ट्राईवैलेंट आप मिलाओगे, ट्राईवैलेंट जो आप मिक्स कर रहे हो, जिसको हम इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, इम्प्योरिटी जो मिक्स कर रहे हो वो अगर ट्राईवैलेंट है तो हम बोलेंगे कि ये जो आउटपुट मिला है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मिला, वो पी टाइप है। ओके, इसमें होल जो होते हैं, पी टाइप जो होगा उसमें होल्स रहेगा, पी टाइप में होल्स रहेंगे मेजॉरिटी कैरियर। ओके, और एन टाइप में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन रहेगा मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मेजॉरिटी कैरियर, राइट। तो पी टाइप ये हो गया। अब क्या होता है कि ये दोनों को क्या करते हैं बेसिकली क्या है, तो हम इसको एनर्जी बैंड के बेसिस पे भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एनर्जी बैंड क्या होता है कि देखिए नॉर्मली एनर्जी बैंड बेसिकली देखिए अगर एक आइसोलेटेड एटम लेते हो तो उसका एनर्जी बैंड जो होता है वो बिल्कुल प्रिसाइसली डिफाइंड रहता है। आपको याद होगा कि ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ओके, ये 3s है। तो इसका बैंड जो है ना एक बिल्कुल जो मतलब बैंड के लेवल, एनर्जी लेवल इसका सबका अलग अलग है, बिल्कुल एनर्जी लेवल अलग अलग है। लेकिन जब आप क्या करते हो कि ये सारे एटम जो होते हैं अगर एक क्रिस्टल में हो जाए, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, मतलब गैसियस फॉर्म में है, मतलब कि वेपर बना दिया आपने, तो सिंगल एटम अलग घूम रहा है, तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा, डिस्क्रीट होगा, बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होगा। लेकिन जब आप एक क्रिस्टल ले लेते हैं, क्रिस्टल का मतलब कि उसमें बहुत सारे एटम्स अगर एक साथ है, तो क्या करेगा, ये जैसा इसका एनर्जी लेवल है वो मतलब एनर्जी बैंड है, इसका एनर्जी लेवल जो है, सॉरी इसको हम एनर्जी लेवल बोलेंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल जो होगा वो
इसका बिल्कुल प्रिसाइसली डिफाइन होगा। अब दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, दूसरे एटम के जो कि इसके बगल में जो एटम है उसके एनर्जी लेवल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन की वजह से ये एनर्जी बैंड जो है ना ये अब प्रिसाइज नहीं रह पाता। ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले का एनर्जी जो होगा वो इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपको जो लेवल मिल रहा है ना, एक बिल्कुल डिफाइंड लेवल मिल रहा है, वो लेवल ना मिलके आपको पूरा पूरा बैंड मिलेगा। मतलब ये पूरा पूरा बैंड मिलेगा। मतलब कि अगर मैं 10 अलग अलग एटम की बात करें तो किसी की एनर्जी ये होगी, किसी की ये होगी, किसी ये की ये होगी, किसी ये होगी, भाई सबकी सेम नहीं हो सकती। पॉलिश लॉ, पॉलिश एक्सट्रूजन रूल के अकॉर्डिंग ये सेम नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग एनर्जी रहेगी। तो पूरा पूरा ये एनर्जी जो होता है ना एक बैंड बना लेता है, बैंड बना लेता है। और इस यहाँ पे भी पूरा पूरा 10 अगर एटम है तो 10 एटम है तो सबकी एनर्जी जो होगी अलग अलग होगी और एक बैंड बना देता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो होगा वो पूरा पूरा एक बैंड बना देगा। राइट, समझिए बात, पूरा पूरा इसी तरह से ये भी सब क्या है कि बैंड बना देगा, ये पूरा पूरा बैंड बना देगा। राइट, समझिए बात, पूरा पूरा बैंड बना देगा ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। दिस इज द सॉरी, इसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। पूरा पूरा बैंड है, देखिए पूरा एक सिंगल नहीं है, पूरा पूरा बैंड है। दिस इज द एनर्जी बैंड। राइट, एनर्जी बैंड, दिस इज द एनर्जी बैंड। करेक्ट है, एनर्जी बैंड, दिस इज द एनर्जी बैंड। पूरा पूरा जो है ना ये बैंड मिलेगा आपको, एनर्जी लेवल सिंगल नहीं मिलेगा, सिंगल नहीं मिलेगा। राइट, अब क्या होता है कि ये जो है ना ये पूरा जब तक एटम उसके ऑर्बिट में रहता है, यानी कि सॉरी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूक्लियस से बांधा हुआ रहता है, ऐसे बोले कि उसके और अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, तो बेसिकली वो वैलेंस बैंड के बराबर होती है। यानी बैलेंस उसकी जो एनर्जी होगी बैलेंस बैंड में होगी, ठीक है ना, बैलेंस बैंड में होगी। ठीक है, अब उसको घूमने के लिए यानी कि कंडक्शन करने के लिए उसको बाहर जाना जरूरी है। मतलब कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पूरा एनर्जी जो आप देख रहे हो ना, पूरा एनर्जी अगर जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक हम बोलेंगे कि ये उसके साथ वैलेंस बैंड में है। दिस इज, ये जो है ना पूरा वैलेंस बैंड में है। राइट, ये पूरा बैलेंस बैंड में है जब तक ये उसके साथ जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस के साथ। तो दिस इज द, ये एनर्जी जो होती है, पूरी एनर्जी जो आप निकाल रहे हो, ये एनर्जी क्या है, तो ये दिस इज द, ये पूरे को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पूरे को ये दिखा रहा हूँ। दिस इज द बैलेंस बैंड, पूरी बैंड बैलेंस बैंड होगी। ठीक है, अब अभी जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अपने आप नहीं छोड़ के नहीं जा रहा है, मतलब कि अपने आप नहीं घूम रहा है बाहर। कंडक्शन के लिए भाग नहीं ले सकता, कंडक्शन के लिए फ्री नहीं है, न्यूक्लियस ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो क्यों होल्ड करके रखा है कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि जो कोवैलेंट मतलब जो बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड यहाँ पे, और ये दिस इज द कंडक्शन बैंड। ओके, कंडक्शन बैंड जो होगा ये इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, इसको जो घूम रहा है ऑर्बिट पे, जो घूम रहा है न्यूक्लियस, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अभी उसके न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो फिर ये फ्री हो जाएगा, इसके अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा और ये फ्री हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, कंडक्शन कर सकता है। तो ये जो गैप है ना इनके बीच में, ये गैप ही डिफाइन करता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ओके, ये डेल्टा ई या एनर्जी गैप भी बोलते हैं इसको। ओके, एनर्जी गैप। तो ये जो है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो है, उसको बोलते हैं कि मतलब ये एनर्जी गैप जो होगा इनके बीच का, यही बेसिकली डिफाइन कर, मतलब इसके बेसिस पे भी हम मटेरियल को डिफाइन करते हैं, मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, कंडक्टर में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, मतलब भाई कंडक्टर क्या है, रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन करता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि भाई उसके लिए भाई उसका कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, मतलब वो एक एनर्जी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ऐसे बोलो कि ये ओवरलैप कर जाते हैं। ओके,
और उसी तरह उसके बाद अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर की वैल्यू, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप की वैल्यू थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, सिलिकॉन की अलग बात, सिलिकॉन में अलग होगा, जर्मेनियम में अलग होगा, दूसरे दूसरे मटेरियल में अलग अलग होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें इंसुलेटर में तो ये एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट। तो ये चीज़ है, इसके बेसिस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना लिया, मतलब पी टाइप बना लिया और एन टाइप बना लिया, पी टाइप एन टाइप बना लिया। अब क्या है, अब भी इसका इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो हम एक डिवाइस बनाते हैं, वो डिवाइस क्या है, तो ये डिवाइस है, यहाँ पे बेसिकली हम डायोड बनाते हैं। सबसे पहला सबसे बेसिकली जो हम इस डिवाइस बनाते हैं इसमें वो है डायोड। मतलब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। वैसे एक्चुअल में क्या होता है प्रैक्टिकल, मतलब रियली, कि एक ही क्रिस्टल होता है, इधर को पी टाइप डोपिंग की जाती है और इधर में एन टाइप डोपिंग की जाती है। ओके, पी टाइप इधर डोपिंग और इधर में एन टाइप डोपिंग की जाती है। ओके, तो समझने के लिए मैं बोलता हूँ कि सपोज करिए यहाँ पे ये पी टाइप इधर से और इधर से एन टाइप आपने क्या किया, डोपिंग कर दिया, तो ये आपके पास यहाँ पे डायोड मिल गया। डायोड मतलब कि इसमें पी टाइप एन टाइप दोनों है, ठीक है। अभी यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा मैं इसको ये कर लेता हूँ कि पी टाइप और एन टाइप को यहाँ पे अब इधर में इधर क्या किया आपने कि इस तरफ में आपने सपोज करिए पी टाइप आपने लिया और इधर में एन टाइप लिया, राइट। पी टाइप और एन टाइप लिया। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पे जो होल होंगे, होल्स यहाँ पे होल होंगे, ठीक है, यहाँ पे होल होगा, यहाँ पे होल होगा, तो होल होगा यहाँ पे, राइट, ये होल होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब क्या होता है कि जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो मतलब कि ये पी टाइप और एन टाइप जब एक साथ होते हैं तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे होल है, ठीक है ना, ये सारे होल है। और तो ये इलेक्ट्रॉन होल के लिए यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत एफिनिटी है, मतलब बहुत अट्रैक्शन है, तो ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से चला जाएगा इधर, ये यहाँ से जाएगा और इसमें जाके यहाँ पे खाली जगह है तो डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब भर जाएगा, उधर भर जाएगा, उधर डिफ्यूज हो गया मतलब भर गया, उधर भर गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, आप बोलोगे सर ये भी गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वाले भी चले जाने चाहिए, ये भी चले जाने चाहिए, तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये जो ये क्या है, ये तो दोनों का बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री के नज़दीक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो चले गए, लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। क्यों नहीं जाते उसको अभी देखते हैं। जब ये इधर से इधर चला जाता है तो क्या होता है कि जब इधर से इधर चला गया तो यहाँ पे जो बचा हुआ एटम था, मतलब जो एटम था, एटम से भाई इलेक्ट्रॉन चला गया, एक एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है तो क्या बच जाता है बताइए, यहाँ पे इसका आयन बच जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बताइए, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं बोलिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे आयन जो बच गए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद यहाँ पे आयन बच गया, तो यहाँ पे मैं एक नया फिगर बना दूँ, ये देखिए एक नया फिगर बना के आपको कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको। तो ठीक है, चलिए यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आयन बच गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कमी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से गया है तो कमी हुई है इलेक्ट्रॉन की, प्लस आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और ये इस तरह से आएगा। यहाँ तो ये जो है अभी एटम्स ऐसे ही रहने दो उसको, ठीक है, उसको भी देखते हैं, मतलब होल जो है वैसे ही रहने दो, उसको देखते हैं क्या हुआ इनका। ओके, अब ये आयंस जो है ये मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, आयंस बच गए। आयंस भाई एटम है, ये तो हिलेगा नहीं ना, एटम तो मूव करेगा नहीं, एटम हिलेगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि वो पैक्ड है हर तरफ से,
इलेक्ट्रॉन तो छोटा सा है, वो निकल के चला गया, लेकिन एटम तो पैक है ना, पैक हिलेगा नहीं अपनी जगह से, अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि उसको जो है ना पैक है, हर तरफ से एटम से उसको घेरे हुए हैं, है ना। ये भाई एटम है, इधर भी एटम, इधर भी एटम, इधर भी एटम, इधर भी, हर तरफ से एटम ही है, तो उसको हिलने नहीं देगा, करेक्ट। अब होता है कि देखिए, जब ये सारे आयंस पॉजिटिव चार्ज है, सारे आयंस नेगेटिव चार्ज है, तो एक फील्ड जनरेट हो जाती है। फील्ड जनरेट होगी कहाँ से कहाँ फील्ड जनरेट होगी, तो ये जनरेट होगी किधर से किधर, प्लस से माइनस की तरफ। हमेशा फील्ड जो है भाई, एक अगर कैपेसिटर लेते और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज करते और नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड किधर से जनरेट होता है, इधर से जनरेट होता है ना, फील्ड इधर से जनरेट होता है। ये फील्ड की वैल्यू जो आएगा ये आएगा। ये फील्ड क्या करेगा, ये फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज पे अगर बात करो, तो पॉजिटिव चार्ज पे ये फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा ना, उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है और इधर पे होल है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फील्ड अगर इधर जनरेट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगता है, इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, यानी कि ये होल्स जो है, होल्स पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा फोर्स। अब बताइए, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इधर जा नहीं पाएगा, इधर जाना इसका बंद हो जाएगा। होल्स पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इधर जा नहीं पाएगा, ओके, इधर नहीं जा पाएगा, तो ये इधर, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, समझिए बात। तो इसके बाद क्या होता है कि ये चार्जेस जो है ना, वो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। चार्जेस जो होते हैं वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं, मतलब कि भाई जितना चार्ज इधर से इधर मूव करना था वो चला गया, जिधर से इतना चार्ज इधर से इधर मूव करना था वो चला गया। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फर्दर जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का यहाँ से यहाँ मूव करना और यहाँ से यहाँ मूव करना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, तो फोर्स तो इधर लग रहा है भाई, इधर कैसे जाएगा, होल्स इधर जाना चाहेगा तो फोर्स तो इधर लग रहा है, इधर कैसे जाएगा। अभी तक हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया आपने, एक्सटर्नल कोई कुछ ऐसा सोर्स नहीं लगाया जो कि इस फोर्स को कम करे, इस फोर्स को ओवरकम कर दे। ऐसा अभी अब तक आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, मतलब अब तक आपने बैटरी से जोड़ा नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये कि यहाँ से ये जो चीज है, ये वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे खाली आयंस बच गए, यहाँ पे एरिया में खाली आयंस बच गए, ये खाली आयंस बच गए और यहाँ पे भी खाली आयंस बच गए, मतलब कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहा यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं रहा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। डिप्लीशन रीजन जो है ना, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, राइट। तो डिप्लीशन रीजन का मतलब कि बंजर जगह बच गया, ये जो है ना, ये जगह कैसा हो गया, तो बंजर हो गया, बंजर इसको बोलते हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है बंजर, ठीक है, डिप्लीशन का मतलब होता है, डिप्लीशन रीजन का मतलब होता है बंजर, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे माइनस प्लस ये हो गया बंजर, ये बंजर जगह हो गई, ये बंजर जगह, मतलब कोई भी इसमें चार्ज कैरियर नहीं रहा, आयन से खाली, जो कि मूव नहीं कर सकते, मतलब कि चार्ज का इधर से इधर मूव करना बंद हो जाता है, इधर से इधर मूव करना बंद हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, क्या पॉइंट है भाई, ये इसका नाम क्या आ गया, दिस इज द डिप्लीशन रीजन, ठीक है, ओके, डिप्लीशन रीजन इसको बोलते हैं। चार्ज का इधर से इधर मूव करना बंद हो गया, इधर से इधर मूव करना बंद हो गया, कौन से चार्ज का, मेजॉरिटी कैरियर जो थे, मेजॉरिटी कैरियर मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन उधर का होल। लेकिन देखिए, इधर से इधर क्या नहीं जा सकता, होल से नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जा सकता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, लेकिन होल तो जा सकता है ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो होल के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, तो होल तो जा सकता है ना। लेकिन आप बोलोगे सर इधर तो इलेक्ट्रॉन है, होल कहाँ है। बेसिकली क्या होता है कि जब ये थर्मल एजिटेशन की वजह से
इनमें से इसका मतलब एक कोई ना कोई बॉन्ड टूटता रहता है, मतलब कितना 10⁻⁶ में से कोई एक बॉन्ड टूटता रहता है। जैसा कि शुरू में होता था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वैसे ही अभी भी होता रहेगा। मतलब 10⁻⁶ में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, और वो बॉन्ड जो टूटेगा तो वहां इधर में होल निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो होल इसको क्रॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर सकता लेकिन होल क्रॉस कर सकता है। इधर से भी सेम स्टोरी, होल तो क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन जब डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, होल भी निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर सकता है ना भाई। होल को नहीं जाना दोगे, इलेक्ट्रॉन को तो जाने दोगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स इधर ही लग रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इधर से होल इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दोगे, लेकिन होल को तो जाने दोगे ना, क्योंकि इधर सपोर्ट करने करेगा होल को जाने में। तो एक का दुका जो है ना, वो चार्ज कैरियर इधर से इधर ट्रांसफर होता रहता है, इधर से इधर जाता रहता है, इधर से इधर जाता रहता है, इधर से इधर आता रहता है, ठीक है ना। वो जो है ना, वो जो एक का दुका बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता रहेगा। इसलिए जो है ना ये चीज, अब इसका इस जो पॉइंट अभी बताया उसका यूज कहाँ पे आएगा, तो एक ग्राफ देखेंगे उसमें इसको समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये क्या है, ये डिप्लीशन रीजन है, इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, ज्यादा चार्ज कैरियर नहीं है। अब क्या होता है कि चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, अब हमारे किसी काम का नहीं रहा ये, ठीक है, काम का नहीं रहा। क्या करेंगे भाई काम का नहीं रहा तो इसको काम का बनाना पड़ेगा, मतलब काम का बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या होगा कि बेसिकली ये फील्ड, आप पता है ना, ये फील्ड है, और अगर मैं बोलता हूँ कि फील्ड है, और ये अगर यहाँ से यहाँ तक कोई फील्ड है, और ये जो सेपरेशन है सपोज करके डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हो क्या, डेल्टा भी इक्वल टू ई इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ओके, कि अगर फील्ड इधर की फील्ड दो प्लेट्स के बीच में फील्ड होती है और उनके बीच में सेपरेशन डी है, तो उसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप ई इंटू डी आ जाएगा, ई इंटू डी आ जाएगा, करेक्ट है। और ये तो इसका मतलब है सिमिलरली यहाँ पे भी ये इस लेयर के बीच में एक पोटेंशियल स्टेबलाइज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं, ये पोटेंशियल डेल्टा भी आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं डेल्टा भी को क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। समझ में बात, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, राइट। अब ये क्या करेगा, तो बेसिकली बैरियर पोटेंशियल जो है वो देखिए, अब आपको क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है तो ये बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा, अगर होल को इधर से इधर जाना है बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर सकते, ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, इसमें एक बैटरी लगाएंगे। अगर आप इसको बैटरी लगाएंगे तो देखिए क्या होगा कि जो है ना, ये बैटरी अगर आप लगाते हो तो देखिए क्या होता है बैटरी लगाने से, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब बैटरी जब लगाओगे तो क्या होगा, राइट, बैटरी आप लगाओगे तो पहली चीज की देखिए, इसके बीच का जो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है, सपोज कि इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इसके बीच का कुछ है, राइट, इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप सपोज करिए कि डेल्टा भी है, और फील्ड है इधर की तरफ जो दे रखा है इन्होंने, ये फील्ड दे रखा है ई का, ई इंटरनल बोल दो, ई इंटरनल बोल दो इधर। अब आप क्या करोगे, जब बैटरी लगाओगे, आप बैटरी लगाओगे, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, जब आप बैटरी लगाओगे तो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इसको ओवरकम करना पड़ेगा। जब फील्ड लगाते हो, मतलब जब बैटरी लगाते हो तो क्या होता है, बैटरी लगाते हो तो बेसिकली आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो, फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो फील्ड जो आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो, सपोज करिए ये, तो इस तरह से हमें लगाना पड़ेगा, मतलब कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओके। तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव है तो फील्ड जो है ना, ये फील्ड इधर होगा, मतलब ई एक्सटर्नल, ये जो फील्ड एक्सटर्नल लगा रहे हो इसको इंटरनल से ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब ये जो भी लगा रहे हो भी, ये भी इस डेल्टा भी से ज्यादा होना पड़ेगा, डेल्टा भी से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर ये एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड से कम है तो ये अभी भी फील्ड मतलब अभी भी फ्लो नहीं होगा, करंट का, चार्ज कैरियर का फ्लो नहीं होगा, एक्सटर्नल को इंटरनल से ज्यादा होना पड़ेगा, ये भी को डेल्टा भी से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी मतलब ये करंट फ्लो हो पाएगा ओवरऑल इफेक्टिव। यानी कि ई नेट जो आएगा, ई नेट दैट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल,
ई इंटरनल, इस तरह से ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई, ये इस तरह से होना पड़ेगा। समझ में ये बात? इसीलिए अब देखिए इसका जो बैरियर पोटेंशियल जो है वो बैरियर पोटेंशियल से अगर सिलिकॉन का है तो 0.6 वोल्ट है, तो एक्सटर्नल फील्ड जो होना चाहिए, ये सॉरी एक्सटर्नल वोल्टेज जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए इससे, तभी ये इधर करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसीलिए एक्सटर्नल, जब तक ये एक्सटर्नल वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर आपने तो अपनी मर्जी से इधर में प्लस जोड़ दिया, इधर में माइनस जोड़ दिया, आप मैंने तो इधर नेगेटिव जोड़ा था, इधर प्लस जोड़ा था, मेरा तो मतलब फिर लेकिन मेरा तो गलत हो गया। कैसे गलत हुआ मेरा? गलती बताइए मेरा, है ना? ऐसे होता है ना, कई बार आप बोलते सर मेरा गलती, एरर देख लीजिए क्या एरर है। जब आप इसको इस तरह से नहीं जोड़ते हो, सपोज कर कि इधर की तरफ आपने इधर की तरफ नेगेटिव जोड़ दिया, अगर नेगेटिव ऐसे जोड़ा और इधर की तरफ पॉजिटिव जोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब ये क्या करेगा? नेगेटिव एक्सटर्नल पॉजिटिव इधर है, फील्ड आपका एक्सटर्नल फील्ड ये नहीं होगा इस बार ये होगा, ये दिस इज द ई एक्सटर्नल फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड, अब ये एक्सटर्नल फील्ड भाई इंटरनल फील्ड तो ऑलरेडी इसको फ्लो करने नहीं दे रहा, ऊपर से आप इंटरनल फील्ड भी उसी डायरेक्शन में लेके आ गए जो कि इंटरनल को सपोर्ट कर रहा है, मतलब और नहीं फ्लो करने देगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ और बढ़ जाती है। पहले वाले केस में क्या था कि डिप्लीशन रीजन की वैल्यू की विड्थ जो है वो कम होती है। ओके, अगर आइडियल केस में बात करूं तो आइडियल केस में ये 0 हो जाती है, आइडियल केस में 0 हो जाती है, मतलब आइडियल केस में जो है ना ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो है फॉरवर्ड बायस में 0 हो जाएगा यहाँ पे। और आइडियल केस में रिवर्स बायस, अब इसमें रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की बात आ गई। जब पॉजिटिव पी टाइप है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए, एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए, बस इतना ही है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ये इसका जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव से जोड़िए, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़िए, बस इतना ही। इसी फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं और रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। समझिए बात, होपफुली समझ में आ गया होगा। क्यों हम बैटरी को रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन की वैल्यू काफ़ी डिप्लीशन रीजन काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएगा। अगर बात करें तो इसमें थ्योरेटिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाता है। ओके, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? डिप्लीशन रीजन काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आइडियल केस में 0 होगा। ओके, मतलब कि आराम से इसको जाने देगा। करेक्ट है। अब आगे मूव करें इसको, तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लेते हैं इसमें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये डायोड आपने लिया, डायोड का आपने फॉरवर्ड बायस कर लिया, और ठीक है ना, डायोड लिया, फॉरवर्ड बायस आपने कर लिया। डायोड फॉरवर्ड बायस पी टाइप है और एन टाइप है। फॉरवर्ड बायस का मतलब इसको पॉजिटिव से जुड़ा, इसको नेगेटिव से जुड़ा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पॉजिटिव से और नेगेटिव से जोड़ा। ठीक है, करेक्ट है। जब हम पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब ये पॉजिटिव से ये फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ये जो भी है, भी एक्सटर्नल, तो इसका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी है, मतलब कि बैरियर पोटेंशियल जो है ये डेल्टा भी है, और ये एक्सटर्नल वोल्टेज आपने जो लगाया है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट फ्लो करेगा तो जो है ना, कुछ करंट बोल देता हूँ कि ये करंट आई है। इन दोनों के बीच में ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, और ये ग्राफ जो प्लॉट करते हैं वो ग्राफ मतलब कि जो आई आया और ये जो भी आपने अप्लाई किया है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपको पता है कि जब तक ये डेल्टा भी को ओवरकम नहीं करेगा तब तक ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि आपने भी जो आपने 0 रखा, करंट नहीं फ्लो करेगा, और थोड़ा बढ़ाते गए, और थोड़ा बढ़ाते गए, और थोड़ा बढ़ाते गए। ओके, जब अगर सिलिकॉन की बात करें तो 0.6 वोल्ट से ज़्यादा करोगे तो फिर ये करंट बढ़ना शुरू होता है, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ तक तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसके बाद बढ़ेगा। रिवर्स बायस में अगर बात करें, मतलब कि इसको नेगेटिव, इसका अगर नेगेटिव करेंगे तो आपको पता है कि करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन क्योंकि इक्का दुक्का जो इलेक्ट्रॉन और
होल्स जो ये क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर को, जंक्शन को, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे नेग्लिजिबल करंट यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन आप ये वोल्टेज आप रिवर्स नेगेटिव करते गए, नेगेटिव करते गए, नेगेटिव करते गए, बढ़ाते गए, नेगेटिव साइड में बढ़ाते गए। एक टाइम आता है क्या करता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने का मतलब उसमें जो है ना, ये एटम्स जो है ना, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स उससे खींच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम से खींच जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो। उस समय इलेक्ट्रॉन इसके एटम से निकल यानी ऑर्बिट से जो ऑर्बिट से बाहर निकल आएंगे और वो काफ़ी हाई एनर्जी के साथ मतलब दूसरे को हिट करेंगे या ओके, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिर लेंगे और अपने साथ साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी वहाँ से निकालेंगे और फिर ये अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन अगले दो एटम को हिट करेंगे, वहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये करंट जो है ना, ये करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट है। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज से आपका नी है, पैर का नी, उसी तरह का शेप यहाँ पे बनता है, तो नी वोल्टेज बोलते हैं। और इसके बाद जो है ना, वोल्टेज का करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, यहाँ पे कि ये ब्रेकडाउन हो गया, ये प्रोसेस जो है आपको दिख रहा है ब्रेकडाउन हो गया, ओके। इसमें बहुत तेजी से एनर्जी निकलती है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी इतना जल्दी से डिसिपेट नहीं हो पाती, इसलिए जो डायोड जो है वो जल जाता है, ऐसे बोलते हो, मतलब कि डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस में इस तरह से काम करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा ऐसे। तो इसका क्या मतलब है कि रिवर्स बायस में काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस में ही काम करता है, मतलब रिवर्स बायस का ही उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब भाई रिवर्स, अगर आपने रिवर्स जलने से बचा लिया तो फिर बाकी ये प्रॉपर्टी काम आ जाएगी ना। काम क्या आएगी? कांस्टेंट वोल्टेज देता है, रिवर्स बायस में कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तो जेनर डायोड यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी डायोड के बारे में, ओके। तो डायोड, अब डायोड अलग अलग टाइप के हैं, जंक्शन डायोड, उसके बाद है जेनर डायोड, उसके बाद एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद ये फोटो डायोड, ये सारे अलग अलग डायोड्स अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। उसके अलग अलग फंक्शंस हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में, मतलब इसका डायोड का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली दो सर्किट हम यहाँ पे देखते हैं। एक है फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। तो आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर होता है, वो रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी क्या होता है कि भाई एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी में पोलैरिटी चेंज होती रहती है और जो रेक्टिफायर क्या करता है उसकी पोलैरिटी खाली एक ही कर देगा, मतलब पॉजिटिव खाली पोलैरिटी उसकी रहेगी, नेगेटिव पोलैरिटी को ये कर देगा, नल कर देगा, नलीफाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नलीफाई मतलब कि पास नहीं होने देगा, नलीफाई का मतलब यहाँ पे यही है, पास नहीं होने देगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, इसका जो है वो इसके सपोज करके जो वेव आपने दिया है उस वेव के पॉजिटिव साइड, जब ये हाफ वेव रेक्टिफायर आप लेते हो तो हाफ रेक्टिफायर ये पॉजिटिव को तो पास होने देगा, लेकिन ये पास नहीं होने देगा, ये पास होने देगा, ये पास होने देगा, ये पास नहीं होने देगा। आउटपुट जो मिलता है वो आउटपुट आपको खाली इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, तो दोनों साइकिल्स पास होते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पास हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों पास होंगे। तो ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर इस तरह से। उसके बाद ठीक है, ये इसमें सारे ये भी पास होगा, ये भी पास होगा, इस तरह से। इसमें एक डायोड होता है, उसमें दो डायोड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं किसी ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर, ओके। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है, तो दो डायोड को जोड़ दिया गया है, ऐसे इस तरह से आप समझ सकते हैं। दो डायोड को जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें बेसिकली कैसे इसका स्ट्रक्चर है, पीएनपी और एनपीएन दो तरह का होता है। और इसमें जो है ना, ये इस तरह से दो तरह का होता है, पीएनपी और एनपीएन। और इमीटर को हाईली डोप्ड होता है और बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होगा, और जो कलेक्टर होगा वो मॉडरेटली डोप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे
नेक्स्ट बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है ये, और एक स्ट्रक्चर होपफुली आप ये होंगे। दो तरह का हम इस्तेमाल करते हैं, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जो है वो उनकी बायसिंग वगैरह जो करती है, बायसिंग हम करते हैं वो जो बायसिंग जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने किसको किस तरह से इस्तेमाल करना हो। इसको तीन तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर की तरह, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक स्विच की तरह भी इस्तेमाल करते हैं एज ए स्विच। ओके, स्विच क्या क्या काम करता है कि करंट को फ्लो करने देता है या नहीं करने देता। स्विच ऑन ऑफ करते हो ना, बल्ब जलाने के लिए वहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करते हो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे या तो ऑन है या ऑफ है, तो ठीक है। या फिर आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो कि एक एम्पलीफायर ये ऑसिलेटर की तरह यूज़ कर रहे हो, तो कैसे यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेनली हम एम्पलीफायर के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसमें एम्पलीफायर के लिए जब यूज़ करोगे तो क्या होगा, इमीटर बेस दोनों को फॉरवर्ड बायस में और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग इन बोथ ट्रांजिस्टर बेस इमीटर इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस। तो देखिए दो तरह का, हम पीएनपी लो चाहे एनपीएन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एनपीएन ले लो चाहे पीएनपी ले लो, ठीक है। दोनों का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग आपको सिमिलर टाइप का दिखेगा, सिमिलरिटी आपको दिखेगी, सिमिलर मिलेगा। ओके, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एनपीएस देखिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात इसको लेके चल रहे हैं कि ये मतलब ये काम कैसे कर रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ठीक है, तो इसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए इसको पहले बायसिंग करनी पड़ती है। बायसिंग का मतलब कि इस यहाँ पे कुछ बैटरी जोड़ना पड़ता है और राइट, तो बायसिंग पहले करनी पड़ती है प्रॉपर वे में, तभी इसके बाद ये सेट हो पाता है काम करने के लिए, तभी काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये इमीटर और ये बेस है, दिस इज द इमीटर। ओके, ये इमीटर है और ये बेस, दिस इज द इमीटर और ये है बेस, ठीक है। इमीटर और बेस, और ये है कलेक्टर, ये इमीटर बेस और ये है कलेक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों फॉरवर्ड बायस में होगा और ये दोनों जो है वो रिवर्स बायस में होगा। ये फॉरवर्ड बायस में और ये रिवर्स बायस में, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। जब आप बोलोगे सोचोगे सर ये फॉरवर्ड बायस में है, चलो ये तो समझ में आता है कि यहाँ से मूव करेगा, लेकिन जब ये रिवर्स बायस में है तो ये कैसे फ्लो करने देगा, ये मूवमेंट, ये फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में तो फ्लो नहीं, ये नहीं होता। रिवर्स बायस में तो करंट का फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पे आपको समझाने वाली चीज़ मैं देखिए बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो। कौन सा बेसिकली ये क्या है, तो यहाँ पे ये एनपीएन है और यहाँ पे पीएनपी इसको नाम देना चाहिए, पीएनपी नाम होना चाहिए, पीएनपी, ठीक है ना, पीएनपी। ओके, तो इस वाले में फॉरवर्ड बायस है और ये कंडक्ट करेगा। फॉरवर्ड बायस मतलब फॉरवर्ड बायस आपने किया तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे रिवर्स बायस हो रहा है, फिर भी क्यों ये कंडक्शन होता है यार, रिवर्स बायस हम क्यों ले रहे हैं। देखिए ये फॉरवर्ड बायस आप जो ले रहे हो ना, ये फॉरवर्ड बायस ये किसके लिए ले रहे हो, फॉरवर्ड बायस ये किसके लिए ले रहे हो, ये जो है ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस ले रहे हो किसके लिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन है और इधर में होल है, तो इसके लिए ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब ये वाला जो है इसको रिवर्स बायस अगर आप कर रहे हो, रिवर्स बायस इसको कर रहे हो, ये रिवर्स बायस कर रहे हो, तो किसके लिए है रिवर्स बायस, तो ये पॉजिटिव चार्ज और मतलब कि यहाँ पे होल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन के लिए ये रिवर्स बायस है। होल और इलेक्ट्रॉन के लिए रिवर्स बायस है, लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इंटर कर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इंटर कर गया, उसके लिए तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या बोल रहे हो मैं, ये रिवर्स बायस आप कर रहे हो, तो रिवर्स बायस आप किसके लिए कर रहे हो, जब यहाँ पे भाई पी और एन, पी टाइप है और एन टाइप है, मतलब होल तो पास नहीं कर सकते इधर से इधर, ये होल पास नहीं कर सकता, पॉजिटिव चार्ज जो है होल पास तो नहीं कर सकता इससे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पास कर सकता है ना, पास कर सकता है कि नहीं। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन आना शुरू करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को तो पास करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आराम से पास करेगा, समझिए बात।
तो ये रिवर्स बायस है किसके लिए, होल के लिए, और इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब ये यहाँ के होल के लिए, ये होल इधर तो नहीं जा पाएगा, होल नहीं जा पाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जा पाएगा ना, जो कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आता है तो ये क्रॉस कर जाता है, यही यहाँ पे अच्छा बात है। मतलब यहीं पे ये चीज़ समझ में आना आपको समझना चाहिए, यह समझना है कि ऐसा करते हैं तो यह रिवर्स बायस करते हो तब भी करंट क्यों फ्लो करता है। रिवर्स बायस जब करते हो तो होल तो नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आया अगर वो तो जा सकता है ना, उसको मना ही नहीं है, उसको जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझे। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी लॉजिक है। तो आप इसको, इसलिए हम पहले बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा के इसको फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस में करते हैं कि रिवर्स बायस करेंगे मतलब कि होल तो नहीं जा पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर पीछे से सप्लाई हो रही है तो वो तो चला जाएगा, करेक्ट, राइट। तो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे दिखाते हैं, जैसा नीचे आप देख सकते हो, सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, राइट। ये सिंबॉलिकली अगर हम ऐसे फिगर, अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है, मतलब कि कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन, तो ये वाला जिधर बेसिकली ये वाला सेक्शन हम इनपुट सेक्शन बोलते हैं और ये वाला सेक्शन आउटपुट सेक्शन बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा टर्मिनल कॉमन है उसके बेसिस पे हम इसका नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे एक बेस कॉमन है, बेस इनपुट वाले में ये इनपुट सेगमेंट और ये आउटपुट सेगमेंट, आउटपुट सेगमेंट मतलब हमें आउटपुट इधर मिलेगा और इनपुट हम इधर से लगाएंगे, तो ये इनपुट सेगमेंट। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा हम उसके बेसिस पे नाम देते हैं, यहाँ पे कॉमन बेस है। अगर इमीटर अगर यहाँ पे मतलब कॉमन होता है इनपुट सेगमेंट और आउटपुट सेगमेंट दोनों में, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये पहले हमने क्या किया, बैटरी लगा लिए, बैटरी लगाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो एम्पलीफायर जो घर में आपने म्यूजिक सिस्टम खरीदा है, अगर यह है आपके पास या कहीं पे भी आप देखते हो किसी फंक्शन में म्यूजिक सिस्टम, एक माइक होता है, एक बीच में एक कुछ बॉक्स टाइप का होता है जिसको एम्पलीफायर बोलते हैं कई बार, वहाँ पे भी ओके, या बॉक्स बोलते हैं, एक एम्पलीफायर बोलते हैं। तो एम्पलीफायर होता है और एक होता है स्पीकर। तो जो बोल रहा हो वो इनपुट है और ये जो बीच में एम्पलीफायर है पूरा ये सर्किट है ना, ये वाला ये मतलब ट्रांजिस्टर है, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर है। और उधर आउटपुट मतलब कि जो लाउड स्पीकर में जो आवाज़ निकल रही है वो आउटपुट है, बेसिकली आउटपुट आप यहाँ पे लेते हो, आउटपुट यहाँ पे लेते हो, इनपुट इधर देते हो, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, इसके आगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ की जो भी करंट इधर से इधर गया, तो जो ये और ये दोनों को सम करेंगे आप, ये और ये दोनों सम करेंगे, ठीक है, ये और ये दोनों सम करेंगे तो इसके बराबर होगा, मतलब इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। ये चीज़ें दी हैं दो, जो है ना आईसी जो होता है, आई बेसिकली आई होना चाहिए ना, आई होना चाहिए, आई इक्वल टू, यहाँ पे आई इक्वल टू आई, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आई इक्वल टू, यहाँ पे आई, ये भी आई इक्वल टू, मतलब जो सम है उसका तीन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक मतलब, कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब कि आपने जो इनपुट दे रखा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, ओके। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में जब कॉमन बेस में रखोगे तब आपको जो ग्राफ मिलेगा, मतलब कि जो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है ना। इनपुट देंगे हम यहाँ पे, इनपुट जो देंगे हम यहाँ पे देंगे, इनपुट जो है ना, इनपुट देंगे कहाँ पे देते हैं, यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ पे इनपुट देंगे ये मतलब, और ये आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा, इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा, ठीक है। तो अगर जब इनपुट आप चेंज करते हैं, जब इनपुट देखिए यहाँ पे बेस कॉमन है इनपुट सेगमेंट में और आउटपुट सेगमेंट में, तो ये बेस कॉमन बेस है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का हम देख रहे हैं, राइट। तो इनपुट में जो भी करंट देंगे, मतलब कुछ आपने करंट चेंज किया तो मतलब इनपुट में कुछ वोल्टेज आपने चेंज किया, तो जो वोल्टेज चेंज करोगे आप, तो वोल्टेज चेंज करोगे तो ये करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो ये दोनों करंट भी चेंज होंगे, और ये जो करंट चेंज होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी चेंज होगा, राइट, इसके क्रॉस पोटेंशियल भी चेंज होगा। वही चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। इनपुट जब इनपुट वोल्टेज यहाँ पे चेंज करोगे, तो ये आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो इस तरह से मिलेगा, राइट।
और उसी तरह से आउट यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सॉरी इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज चेंज करोगे तो इनपुट करंट चेंज हो रहा है। साथ में ये आपका जब ये आउटपुट वोल्टेज जब चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट कैसे चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ है इनका, ग्राफ आप देख सकते हो कि कैसे ये मूव कर रहा है, मतलब कैसे ये चेंज हो रहे हैं। दूसरा है कॉमन इमीटर। जब इमीटर को कॉमन में रखते हैं तो ये क्या आएगा, कॉमन इमीटर। यहाँ पे अभी देख लीजिए कि जो है ये इमीटर जो है, इमीटर इस इनपुट सेगमेंट में भी इनपुट सेगमेंट में कॉमन है और आउटपुट है। दिस इज द इनपुट और ये है आउटपुट। आउटपुट दोनों जगह कॉमन है, ये इनपुट में भी कॉमन है, आउटपुट में भी कॉमन है, तो इसलिए ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे इनपुट जो चेंज कर रहे हो, इनपुट जो चेंज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको इनपुट करंट चेंज होगा। ओके, इनपुट चेंज ये IB होना चाहिए यहाँ पे, IB बेस करंट। ओके, तो IB चेंज होगा। उसके बाद उसके करस्पॉन्ड जब आप सेकेंड पार्ट में जब ये आउटपुट वोल्टेज चेंज करोगे तो आउटपुट करंट जो है ना ये कैसे चेंज होगा। देखिए वोल्टेज आप बढ़ाते गए एक टाइम आता है जब ये वोल्टेज एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है, उसके बाद बढ़ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और इनपुट में आप देख सकते हो, इनपुट में जब इसको कांस्टेंट रखते हो और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे इनपुट करंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ये किस तरह का है, तो बिल्कुल डायोड की तरह दिख रहा होगा। ये वाला इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डायोड से मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस अगर है तो फॉरवर्ड बायस है तो ये बेसिकली है तो ये डायोड ही ना, डायोड को ही तो दो डायोड को जोड़ दिया गया तो वही तो है, तो वो डायोड की तरह ही आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप पोटेंशियल ड्रॉप चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको करंट यहाँ पे इनपुट करंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये डायोड से मिलता जुलता है, इसके पहले वाला भी डायोड से मिलता जुलता था इनपुट करंट। आउटपुट करंट में क्या होगा, तो आप वोल्टेज जब बढ़ा चेंज करते गए एक टाइम आता है जो आउटपुट करंट इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर क्या करता है, तो एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। जो भी सिग्नल माइक में मैंने कुछ हेलो बोला तो वो उधर एम्पलीफाई कर दिया, सेम जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ तो सुनाई दे रहा है। लाउड स्पीकर में कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं सुनाई देती, हाँ लाउड सुनाई देता, आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसमें दो तरह का है। अगर आप एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हो तो एम्पलीफायर की तरह यूज करोगे तो आपको बताया कि अब इस्तेमाल देख रहे हैं, बेसिकली हम इस्तेमाल देख रहे हैं, एम्पलीफायर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं और स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऑसिलेटर सर्किट में भी इस्तेमाल करते हैं, सब देखेंगे। ओके, एम्पलीफायर सर्किट में अगर आप देखोगे तो जो भी आप इनपुट यहाँ पे लगा रहे हो वो इनपुट आउटपुट जो होगा, मतलब एक तरह से आपने क्या किया, बायसिंग की। इसका क्या मतलब है, बायसिंग की मतलब आपने उसको ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए रेडी किया, वर्क करने के लिए रेडी किया। जब तक आप उसकी प्रॉपर बायसिंग नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो आपने बायसिंग की है, प्रॉपर बायसिंग की है, इसका मतलब आपने उसको वर्क करने के रेडी किया है। मतलब ये क्या है, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो घर में आप जो म्यूजिक सिस्टम खरीदते हो तो जो आपके पास एक एम्पलीफायर है जिसमें आप CD या पेन ड्राइव लगाते हो, वो एम्पलीफायर है, उसको आप क्या करते हो, सबसे पहले प्लग से जोड़ते हो। अगर आप प्लग से नहीं जोड़ते तो रेडी नहीं हो काम करने के लिए। प्लग से जोड़ते हो यानी कि सप्लाई देते हो, आप उसको सप्लाई देते हो, तो सप्लाई देने के बाद ही आप उसके बाद वो कुछ आप हेलो बोल पाओगे या आवाज़ सुन पाओगे। लेकिन अगर तो यानी कि सप्लाई देने का क्या मतलब, आपने उसकी प्रॉपर बायसिंग कर दी, आपने दे दी सप्लाई दी, स्विच बोर्ड से मतलब सप्लाई दिया उसको, उसके अंदर का सिस्टम इस तरह से है कि वो प्रॉपर बायसिंग पहले देगा उसके अंदर के ट्रांजिस्टर को। उसके बाद आप इसको क्या कर रहे हैं कि उसमें आप हेलो जो बोल रहे हैं यानी इनपुट दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल आप दे रहे हो, तो इनपुट सिग्नल दोगे तो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। आपको इनपुट सिग्नल अगर दोगे तो आउटपुट सिग्नल आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इनपुट सिग्नल आप जो दोगे तो आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ये इनपुट सिग्नल दोगे, आउटपुट सिग्नल। कॉमन बेस दो तरह से कर सकते हैं, बेसिकली कॉमन बेस, कॉमन इमीटर दो तरह से एज एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कॉमन। तो बेसिकली अगर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना चाहो तो एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना चाहो तो क्या होगा कि एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना चाहो तो
इसको बेस और इमीटर को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा और इसको बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो प्रॉपर बायसिंग के लिए बैटरी आपने दे रखी है, बायसिंग के लिए। उसके बाद आप इनपुट सिग्नल यहाँ दे रहे हो, इनपुट सिग्नल दोगे तो आपको आउटपुट सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, इनपुट सिग्नल दोगे तो यहाँ आउटपुट सिग्नल मिलेगा, करेक्ट है। ओके, अब इसी तरह से इमीटर के लिए बात करें तो ये उसी तरह से यहाँ पे बायसिंग कर दी आपने, बायसिंग करने के बाद इनपुट सिग्नल और ये आउटपुट सिग्नल, ठीक है। इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, आपने इनपुट सिग्नल दिया तो आउटपुट सिग्नल मिला। बस ये है कि कॉमन बेस में जो फेज इनपुट का होता है वही फेज आउटपुट का होता है। कॉमन इमीटर में जो फेज मतलब जो इनपुट सिग्नल का जो फेज होता है, आउटपुट जो होता है उसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। मतलब इन दोनों के बीच में, इनपुट आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस 180 का होता है। ये आउट ऑफ फेज मिलेगा आपको, ये सेम फेज में मिलेगा, ठीक है, सेम फेज में मिलेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिग्नल यहाँ पे लगाते हैं, यानी जो हेलो बोलते हो वो एम्पलीफाई होगा, एम्पलीफाई होके आपको मिलता है, ठीक है। और जो एम्पलीफाई कितने टाइम्स होगा, कितना टाइम्स होगा, मतलब कितना ज़्यादा लाउड आवाज़ मिलेगा, कितना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, उसके लिए हम यहाँ पे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। देखिए पैरामीटर्स इसके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। करंट गेन देखिए, अब कॉमन इमीटर अगर है, कॉमन इमीटर ये बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा चीज़, ये बेसिकली कॉमन इमीटर नहीं होगा, कॉमन बेस है, कॉमन बेस है और इधर में कॉमन इमीटर है। दिस इज द कॉमन इमीटर, ठीक है। कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है उसको अल्फा से दिखाते हैं और कॉमन इमीटर में जो करंट गेन होता है उसको हम बीटा से दिखाते हैं, ठीक है, बीटा से दिखाते हैं, राइट। अल्फा कैसे डिफाइन करते हैं, तो अल्फा इज द आउटपुट, क्या है, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो है, या ऐसे बोल सकते आउटपुट करंट, ये कलेक्टर करंट आउटपुट होता है इसमें, और इमीटर करंट जो है उसमें जो ना ये इनपुट करंट होता है। यहाँ पे आउटपुट करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट इनपुट होगा, मतलब आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो होगा वही करंट गेन होता है यहाँ पे, राइट। इसकी वैल्यू अपनी वैल्यू जो होती है वो, इसकी वैल्यू जो है काफ़ी मतलब 1 से छोटी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू वगैरह। अब इसको देखिए याद करना बहुत आसान है, इससे बहुत सिंपल चीज़ें हैं। उसी तरह से ये चीज़ें आप देख सकते हैं। वोल्टेज गेन किसको बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ओके। इसी तरह से इसमें भी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, राइट। अब वोल्टेज गेन को हम करंट गेन से जोड़ सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। तो वोल्टेज करंट गेन जो होगा, करंट गेन दिस इज द करंट गेन, ठीक है, करंट गेन ये क्या है, तो बेसिकली करंट गेन आप समझ गए, अल्फा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ओके। और रेजिस्टेंस गेन आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, तो हम निकाल चुके हैं। अब वोल्टेज गेन, जैसे V को क्या लिखते हो, V इक्वल टू I इंटू आर लिखते हो ना, I इंटू आर लिखते हो। ये सेम फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कर सकते हो गेन के टर्म में। तो यहाँ पे वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। ये गेन यहाँ पे जो लिख रहा है वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन और इंटू रेजिस्टेंस गेन, यहाँ पे मतलब V इक्वल टू I इंटू आर लिखते थे ना, उसी तरह से हम गेन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, गेन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। पावर क्या लिखते थे, पावर याद है आपको, I स्क्वायर इंटू आर लिखते थे ना, I स्क्वायर आर, ओके। डीसी करंट में आप जो आपको सर्किट वाला जो चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें ये लिखते थे। अब इसी जगह पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पावर गेन, इसी गेन के टर्म में पावर गेन इंटू ये करंट गेन का स्क्वायर, यहाँ करंट है तो करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस गेन। वही फॉर्मूला जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करते थे वही वाला है, बस यहाँ पे गेन V इक्वल टू I इंटू आर, तो V इक्वल टू I इंटू आर, तो यहाँ पे सबको गेन के टर्म में लिखोगे तो ये सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब उसी तरह का सिमिलर फॉर्मूला याद कर सकते हो। P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर, वो सेम सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे याद कर सकते हो। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी है, राइट। ये पावर गेन इक्वल टू करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, यहाँ पे वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, ओके।
कॉमन इमीटर में जो करंट गेन होगा काफ़ी ज़्यादा होता है, वैल्यू इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब 20 या अलग अलग डिपेंड करता है, तो मतलब वैल्यू ज़्यादा होती है। कुल मिला के आपको यही बोलूँगा, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है। उसके बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब ट्रांस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये ट्रांस कंडक्टेंस। अभी तक आप जो देख रहे थे करंट गेन और करंट का रेशियो, वोल्टेज गेन वोल्टेज का रेशियो, रेजिस्टेंस गेन रेजिस्टेंस का रेशियो, लेकिन यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस है, मतलब आउटपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है। ओके, इस तरह से यहाँ पे, और इसी को वोल्टेज गेन के टर्म में भी लिख सकते हो, वोल्टेज गेन के टर्म में भी लिख सकते हो, राइट। अब इसको रिलेशन निकाल सकते हो, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ओके, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, मतलब ये रिलेशन याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना देख चुके हैं, और इसके बाद ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं। स्विच बेसिकली होता क्या है, तो स्विच बटन जो होते यूज़ करते हो आप बल्ब जलाने के लिए, बुझाने के लिए, वो करता क्या है कि जब स्विच ऑन करते हो तो करंट पास कर गया, जब स्विच ऑफ करते हो तो करंट जो है पास करना बंद हो गया। मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो मतलब स्विच कोई है वो करंट या तो पास करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना, करंट या तो पास करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, पास करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली स्विच जो है, मतलब ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह यूज़ करते हैं, यानी करंट को पास करने में या नहीं पास करने में, ये एक तरह से इस काम आता है। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने इसकी बायसिंग कैसे की है, और ये जो वैल्यूज वगैरह डाली है, इनपुट वोल्टेज वगैरह, इनपुट वोल्टेज जो डाली है वो कैसे डाली है आपने, इनपुट वोल्टेज आप जो डाल रहे हो वो कैसे डाला है आपने, कितना डाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। बेसिकली जो ट्रांजिस्टर जो होता है ना, वो तीन, इनके अलग अलग बेसिकली तीन रीजन में काम करता है, तीन रीजन में काम करता है, मतलब कि बेसिकली ये ऐसे बोल सकते हो कि देखिए इसमें तीन टर्मिनल्स है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर बेस को इमीटर बेस को हमने अभी एम्पलीफायर में देखा कि फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, और बेस कलेक्टर को हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। ये कहाँ देखा हमने, ट्रांजिस्टर में देखा, मतलब एम्पलीफायर की तरह जब इस्तेमाल कर रहे थे, एम्पलीफायर की तरह जब इस्तेमाल कर रहे थे। ओके, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो हम फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कर रहे हैं, इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी तो चेंज हो सकता है इसका, मतलब एक को हो सकता है दोनों फॉरवर्ड बायस, दोनों जंक्शन है कि यहाँ पे क्या होता है, तीन जंक्शन होते हैं, सॉरी 2 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है दोनों को फॉरवर्ड बायस किया, दोनों को रिवर्स बायस किया, हो सकता है एक को जिसको फॉरवर्ड कर रहे थे उसको रिवर्स बायस किया, और जिसको रिवर्स बायस में लेके चल रहे थे उसको हम फॉरवर्ड बायस में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कॉम्बिनेशन अगर चेंज करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सपोज कि आपने जो मतलब ये जो कैसे आप बायसिंग कर रहे हो, इसके बेसिस पे जो है ट्रांजिस्टर 3 अलग अलग रीजन में काम करता है, मतलब 3 अलग अलग तरह से काम करता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 3 रीजन में काम करता है, ठीक है। एक हमारे पास इनका जो है ना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच का ये ग्राफ होता है, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो क्या होता है कि ये बेसिकली 3 अलग अलग रीजन जो मैं बोल रहा हूँ, जिसमें 3 अलग अलग रीजन में काम करता है। ये क्या क्या रीजन है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, 3 अलग अलग रीजन है, ठीक है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या होता है कि जब आप किसी ट्रांजिस्टर को आप सपोज करें कि आपने ये किया, इस ट्रांजिस्टर में जब आप इनपुट वोल्टेज बहुत ही कम होता है, जब इनपुट वोल्टेज बहुत ही कम होता है तो इनपुट करंट भी बहुत कम होता है, और जब इनपुट करंट बहुत कम होता है तो आउटपुट करंट भी बहुत कम होता है। आउटपुट करंट जब कम होता है, ठीक है ना, आउटपुट करंट जब कम होता है तो जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज ये किसके बराबर, मतलब यहाँ पे करंट अगर सपोज करें कि कम है, यानी 0 है बिल्कुल, तो ये आउटपुट वोल्टेज
ये जो बायसिंग के लिए जो वोल्टेज लगा रखी है उसी के बराबर हो जाता है। जो आउटपुट वोल्टेज जो बायसिंग के भाई इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा इसके क्रॉस वही होगा जो इसके क्रॉस होगा, क्योंकि इसमें करंट जीरो है। कब? जब आपने बहुत कम इनपुट वोल्टेज लगाया है, इनपुट वोल्टेज बहुत कम लगाया है तो ओके, यानी कि जब आप इनपुट वोल्टेज बहुत कम लगाते हो तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मिलता है। ओके, ये वो इसी के बराबर होगा जो बायसिंग के लिए आपने बैटरी लगा रखी है। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, यानी कि ये करंट जो है ना, ये करंट क्या है इस रीजन में करंट जो है ना वो करंट क्या है, करंट जीरो है। इस जब करंट जीरो है इस रीजन में मतलब कि करंट फ्लो ही नहीं किया, करंट फ्लो नहीं किया तो हम बोलेंगे ये कट ऑफ रीजन में फ्लो नहीं किया, इसका मतलब ये कट ऑफ रीजन में। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं कि सपोज किया कि आपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया। जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कंडक्शन भाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपको पता है ना सिलिकॉन में 0.6 वोल्ट से ऊपर रखोगे तभी फॉरवर्ड बायस में वो काम करता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो आपने इसको बढ़ाते और कहाँ पे ले गए, ये एक वैल्यू तक ले गए सपोज करो, और इस वैल्यू से ज्यादा अगर करोगे इनपुट वोल्टेज ज्यादा करोगे तो ये करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यानी कि ये IB जो बेस करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो जब बेस करंट फ्लो करेगा तो फिर ये मतलब बेस करंट कुछ होगा तो ये आपको कलेक्टर करंट भी कुछ होगा। ये कलेक्टर करंट जब कुछ होगा यानी कि इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब करंट इसमें फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VCC माइनस IC इंटू RC। VC इधर करंट कितना भाई पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस लोगे तो ये किसके बराबर होगा, VCC माइनस IC इंटू RC। VCC माइनस I इंटू RC। जब इसकी वैल्यू कम होगी मतलब इसकी वैल्यू कुछ बढ़ेगी, सपोज इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ाया तो ये बढ़ा रहे हो ना, बेस करंट बढ़ा रहा हो तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना, ये भी बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है तो ये टोटल क्या होगा, घटेगा। भाई सब ट्रैक कर रहे हो ना इसमें से, तो ये घटेगा। इसका मतलब ये जो वोल्टेज ले रहे हो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज घटेगा, मतलब ये घट रहा है। देखिए घट रहा है। एक लिमिट पे मतलब एक टाइम आता है जब इसके बाद जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। मिनिमम मतलब कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो मतलब एक टाइम आएगा भाई इनपुट वोल्टेज बढ़ाते गए तो क्या होता है, करंट जो है ना करंट मैक्सिमम पहुंच जाता है। और करंट जब मैक्सिमम पहुंच जाएगा, ओके, जब मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा, ये मैक्सिमम पहुंच गया तो ये टोटल वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाती है। मतलब कांस्टेंट होगी मतलब कि आप बढ़ाते गए तो एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, सही बात है, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये यानी कि सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे करंट जीरो हो रहा था, यहाँ पे कुछ करंट जो है ना फ्लो हुआ, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज तो मिनिमम है, ये आउटपुट वोल्टेज तो मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम करंट यहाँ पे इस रीजन में मैक्सिमम मैक्स करंट इसके बीच में मैक्स करंट है, ठीक है ना। ये इसके बीच में मैक्स करंट फ्लो करेगा और मैक्स करंट फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, ठीक है ना। सैचुरेशन आ गया, वोल्टेज मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, वो भी मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम करंट I मैक्स यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो ये हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन में, यानी कि मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। मतलब कि एक तरह से यहाँ पे बोलेंगे स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है। इसकी बाउंड्री के बाद स्विच ऑफ, सॉरी स्विच ऑन, इसके बाद पहले स्विच ऑन है, सॉरी करंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब स्विच ऑफ है, करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब स्विच ऑन है। ओके, और ये बाउंड्री जो ना ये कोई डिफाइन बाउंड्री नहीं होती है, ये इसके बीच में डिफाइन बाउंड्री नहीं होती है, तो ये एज ए स्विच काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके आगे जो ना चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा। एम्पलीफायर सर्किट की तरह काम करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। एम्पलीफायर सर्किट की तरह एम्पलीफायर बेसिकली क्या है कि ये सॉरी एम्पलीफायर बोल रहा हूँ मैं, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर।
बहुत ये जो चीज़ें ना ऑसिलेटर फीडबैक सिस्टम पे काम करता है। फीडबैक सिस्टम का क्या मतलब है? सपोज करिए कि इसने कुछ प्रोड्यूस किया, मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करिए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक फीडबैक फॉर्म लेते हैं उनसे, मतलब फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ाया वो सही से समझ में आया कि नहीं, या मैंने जो पढ़ाया उसमें कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। तो बच्चा, उसमें किसी का नाम नहीं होता, बस बच्चे अपना बच्चों से भरवाते हैं। तो बच्चे ने वो लिखा कि सर ये यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई, वहाँ पे प्रॉब्लम आई, सर यहाँ पे मुझे, उसमें किसी का नाम तो नहीं रहेगा, बस बच्चों का प्रॉब्लम खाली लिखा रहेगा। तो वो कहीं पे बोलते हैं कि बच्चे कि सर यहाँ पे इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए थे, या थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा फिर से एक बार रिवाइज करके पढ़ाइए, ओके, या इसको फिर से एक बार मुझे डाउट क्लास में बताइए अलग से, या इसको फिर से कराइए, या दूसरे तरीके से कराइए, इसको ये समझ में नहीं आया ये, ओके। तो वो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फीडबैक ले रहे हैं। हमने फीडबैक लिया, मतलब कि जो आउटपुट दिया है मैंने, आउटपुट का एक छोटा सा पार्ट मतलब कि हमने लिया और फिर से उसको इनपुट में डाल दिया। मतलब मैंने बच्चों से फीडबैक लिया और उसके बाद मैं फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ कि हाँ चलिए ठीक है, मैं ये वाला टॉपिक फिर से पढ़ाऊँगा, या ये टॉपिक्स जो हैं जो बच्चों ने, एक भी बच्चे ने बोला है, तो वो सारे टॉपिक्स को मैंने लिए और फिर से मैंने पढ़ाया, ओके। तो ये मैंने करेक्शन करा, फिर से मैंने बच्चों को पढ़ा के फिर से एक बार अगला फिर से फीडबैक लिया अगले चैप्टर का। उस चैप्टर में भी बच्चों ने बोला कि सर ये प्रॉब्लम है, तो फिर से मैंने उसको करेक्ट किया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, तो फीडबैक सिस्टम इस तरह से काम करता है। ये यहाँ पे ये सर्किट भी ऐसे ही काम करता है। जो भी आउटपुट निकल रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट हम इनपुट में डाल देते हैं, तो फिर से करेक्शन, ओके, फिर से आउटपुट आता है, उसको फिर से एक पार्ट हम डाल देते हैं आउटपुट, राइट। ये चीज़ है। अब ये यहाँ पे कैसे ऑसिलेटर सर्किट बेसिकली है क्या, तो ये मतलब अपने आप एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का एसी जनरेट करता है। एसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी भाई अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एसी होता है। हमारे घरों में जो यूज़ होता है 60 हर्ट्ज होता है, कई कंट्रीज़ में 120 होता है, कई अलग अलग जगहों अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एसी जनरेट मतलब एसी चाहिए। किसी में 50 हर्ट्ज का, किसी में 80 हर्ट्ज का, कि कहीं पे 20 हर्ट्ज का, ओके। तो अलग अलग हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आपको आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बेसिकली देखिए, ये अगर आप देखोगे तो ये जो, अगर आप ध्यान से देखोगे बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट का एक पार्ट इनपुट में डाल देते हैं, आउटपुट का एक पार्ट जो है ना इनपुट में डाल देते हैं। और वो बेसिकली क्या होता है, देखिए ये जो होता है ना, ये क्या है, तो इमीटर है, और ये बेस है, और ये कलेक्टर है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला आउटपुट पार्ट है, ये वाला आउटपुट पार्ट है, ओके। क्या है इसमें, कलेक्टर और इमीटर है। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये कौन सा है, ये वाला इनपुट पार्ट है, ये इनपुट पार्ट है, ठीक है। देख रहे हो, ध्यान से दिख रहा होगा। तो ये दिस इज द आउटपुट पार्ट, और दिस इज द इनपुट पार्ट, ठीक है। मतलब आप देखिए, जो आउटपुट क्या हुआ कि यहाँ पे आपने कुछ ये बैटरी वगैरह लगा रखी है, और जो आउटपुट निकल रहा है यहाँ पे, आउटपुट जो निकल रहा है यहाँ से, जो आउटपुट निकला कलेक्टर से, जो आउटपुट निकला वो यहाँ पे गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका अब ये क्या होता है, इसके बगल में हम एक और कॉइल रखते हैं। तो यहाँ से जो फ्लक्स जो निकलता है वो फ्लक्स इसमें भी पास करता है। जो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, भाई ये कॉइल लगा रखा है आपने, कॉइल लगाया, तो ये कॉइल का फ्लक्स यहाँ उसके ये इस कॉइल से भी पास करेगा, यानी कि इसका फ्लक्स इससे पास करेगा, मतलब इसका एक पार्ट इसमें पास किया, और इसमें पास किया यानी इनपुट में, और ये इनपुट फिर क्या होता है, फिर से इसमें एंट्री करता है, ओके। और एंट्री करता है मतलब किसमें, ये बेस और इमीटर में फिर से जाएगा, और फिर से ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे फिर से ये क्या करेगा, ये फ्लक्स का एक पार्ट इसमें रहेगा। इसीलिए कभी भी ये देखिए, ये कॉइल जो आउटपुट पार्ट में लगा है और ये इनपुट पार्ट में लगा है, ये दोनों बिल्कुल क्लोज लगाते हैं। क्लोज इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इसका फ्लक्स इससे पास करेगा, तभी तो उसको इनपुट मिलेगा,
तभी तो मतलब उसको फीडबैक मिलेगा। ये जो भी आउटपुट में निकल रहा है उसका एक पार्ट इससे पास कर रहा है, मतलब फीडबैक मिलेगा। ठीक है, फीडबैक मिलेगा। तो ये चीज़ अब क्या होगा भाई, क्या होता है कि जो है ना यहाँ पे आपको पता है कि भाई देखिए ये फ्लक्स इसका इससे पास कर रहा है, तो ये फ्लक्स इससे पास कर रहा है, तो आपको फैराडेज लॉ पता है। फैराडेज लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही ईएमएफ है, रेट नेगेटिव रेट ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड है, यही तो है जो अब जो यहाँ पे फ्लक्स पास हो रहा है वो उसी का एक पार्ट इसमें पास हो रहा है। तो ये जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट आपको ये फ्लक्स जो होता है आउटपुट, आपको जैसे एसी आप जनरेट करते हो तो कैसे जनरेट होता है, ये जनरेट होता है एसी। अब ये जो एसी जनरेट होता है यानी कि फ्लक्स जो पास हुआ उसमें, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है ये जो है ना इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि आपको फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, जो आउटपुट मिला है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, बहुत आसान है चीज़ें। ठीक है, आसपास हम रखते हैं क्योंकि आउटपुट का एक पार्ट इनपुट में जाए, मतलब इसका फ्लक्स इसमें पास करे। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये इस तरह से आएगा कि इनपुट यानी कि आउटपुट जो चेंज करेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो फ्लक्स, क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्स इनपुट है, जब ये इनपुट बढ़ेगा मतलब सॉरी आउटपुट है, आउटपुट जो बढ़ेगा, आउटपुट जो बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा तो इनपुट भी उसी के करस्पॉन्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट का एक पार्ट इनपुट में जा रहा है। फ्लक्स जो पास हो रहा है वो टैंक सर्किट का एक पार्ट इनपुट वाले उसमें कॉइल में पास हो रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ेगा आउटपुट करंट, तो इनपुट करंट भी बढ़ेगा। फिर जब इनपुट आउटपुट करंट जो घटेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आउटपुट का फ्लक्स घटेगा इनपुट का भी फ्लक्स घटेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों बिल्कुल क्लोज रखे हुए हैं। समझिए बात, ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर एनालॉग सर्किट और ठीक है, एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट में क्या है कि भाई जो इस कंटिन्यूस सिग्नल आपको मिलते हैं, इसका मतलब अलग अलग वैल्यूज होती है, इसकी कंटिन्यूस सिग्नल मिलेगा और इसके बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। ओके, और जो डिजिटल होगा उसमें सिर्फ दो तरह के वैल्यूज मिलेंगे, 0 और +5 वोल्ट, 0 वोल्ट +5 वोल्ट सिग्नल। तो यही होगा। अब ये क्या होगा कि हम इसको जो है ना इसको लॉजिक, बेसिकली क्या होता है कि जो है ना इसको हम डील करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 0 वोल्ट है उसको 0 से डिनोट कर देते हैं और +5 वोल्ट जो होता है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो कंप्यूटर जो होती है, कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होता है, कंप्यूटर के अंदर में कैलकुलेशन जो होता है वो कैलकुलेशन बेसिकली बेस्ड होता है लॉजिक उसमें बूलियन अलजेब्रा पे। बूलियन अलजेब्रा किसके लिए है, तो लॉजिक ह्यूमन लॉजिक जो होती है, ह्यूमन लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। ह्यूमन लॉजिक में क्या है, तो किसी भी चीज़ के किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या होता है, या तो आंसर यस है या नो, या ऐसे बोल सकते हो कि ट्रू है या फॉल्स है। या तो फॉल्स है तो इसका मतलब फॉल्स है या ट्रू है, ये दो ही होती है किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो आंसर्स होती है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये लॉजिक जो है ना, लॉजिक इस तरह से काम करता है। उसी को हम क्या करते, मतलब उसी को बूलियन, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका अलजेब्रा बनाया, सॉरी इसका क्या बोले, इसका कैलकुलेशन करने के लिए, लॉजिक का कैलकुलेशन करने के लिए बूलियन अलजेब्रा, मतलब एक अलजेब्रा बनाया जिसको उन्होंने बूलियन अलजेब्रा बोला। ठीक है, अब उसको वो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सर्किट्स हैं, जैसे डायोड हो गया, डायोड दो डायोड मिला दिया और उसको मिला के हमने एक सर्किट बनाया। इसमें क्या है कि 2 इनपुट लगाया आपने, आउटपुट 1 निकला। तो ये बीच का जो सर्किट है, इसमें सर्किट में कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हो सकते हैं। तो इसका इनपुट डिफाइन है, आउटपुट मतलब इनपुट क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। 0 1 का मतलब 0 वोल्ट या 5 वोल्ट हो सकता है। तो 5 वोल्ट को हम 1 से डिनोट करते हैं और 0 वोल्ट को 0 से डिनोट करते हैं। तो ये आउटपुट जो है, आउटपुट इसका जो है 2 इनपुट लगाया तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। और ये इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा होता है, राइट। और उस मतलब ये जो बॉक्स जो मतलब जिसके अंदर ये सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स में क्या क्या हो सकता है, डायोड भी हो सकता है और ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, उसके साथ कुछ रजिस्टर भी हो सकते हैं।
तो उसको जो अलग अलग जो आउटपुट मिल रहे हैं, अलग अलग जो फंक्शन मिल रहे हैं, मतलब कि जो आउटपुट मिल रहे हैं उसके बेसिस पे हम इनका नाम देते हैं कि ये कौन सा गेट है। गेट मतलब कोई गेट है तो गेट में क्या होता है, या तो गेट पास करने देगा या नहीं पास करने देगा, है ना। गेट से आप पास कर सकते हो या नहीं पास कर सकते हो। ओके, तो इस सर्किट्स को ही गेट बोला गया है क्योंकि उससे आउटपुट जो आएगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग। बुलियन अलजेब्रा जो है, बुलियन अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है, इसमें इसकी सबसे खास बात या अच्छी बात ये है कि इसमें इनपुट खाली दो ही हो सकते हैं, मतलब दो तरह के इनपुट हो सकते हैं, 0 और 1, यही हो सकता है। दो ही तरह का इनपुट हो सकता है, 0 और 1। एक ही कोई भी वैल्यू हो, कोई भी क्वांटिटी है, उसके से दो वैल्यू हो सकते हैं, 0 और 1, राइट। ये चीज़ अब इसका जो कैलकुलेशन जो करते हैं कि 0 × 0, यानी कि बेसिकली इसमें भी देखिए जो नॉर्मल अलजेब्रा है जो उसमें क्या होता है, जो फंक्शन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसमें सिर्फ 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। ओके, एक होता है और, दूसरा होता है एंड, और तीसरा होता है नॉट। ठीक है, और एंड। तो और को यहाँ पे जो दिखाते हैं वो और प्लस से दिखाते हैं, और अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो a + b = c, ये और है। उसके बाद क्या है, एंड a × b, ये जो होगा वो c है, और ये एक नॉट है, ठीक है ना। नॉट जो होगा बेसिकली नॉट है, ये क्या है, ये तो इसको किसी भी क्वांटिटी के ऊपर बार लगाते हैं, तो ये बार लगाते हैं, ठीक है ना। कोई क्वांटिटी के ऊपर बार लगा दिया तो ये क्वांटिटी आपका, ठीक है। तो ये कोई भी क्वांटिटी है उसके ऊपर बार आप लगा देते हो, ठीक है। बार लगा दी, सपोज कहीं कोई क्वांटिटी है c, तो इसके ऊपर बार लगा दिया तो ये नॉट ऑपरेशन है, ठीक है। 3 ही ऑपरेशंस है जो पूरे अलजेब्रा, मतलब बुलियन अलजेब्रा में 3 ही ऑपरेशंस हैं। ओके, इसी के बेसिस पे सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। ओके, ये प्लस साइन प्लस की तरह, एडिशन की तरह तो लग रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो नहीं है ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं और ये डॉट, ये डॉट या क्रॉस भी होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की तरह लग तो रहा है लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। और ये नॉट, करेक्ट है। तो इसमें कैसे हम करते हैं इसका ऑपरेशन, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, यानी कि दो इनपुट में से कोई सा भी अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा। इसमें क्या है, तो ये 1 × 1, मतलब 1.1 = 1, और 1 × 0 0, 0 × 1 0.1 0, 0.0 0, मतलब दो में से कोई सा भी एक अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगा, राइट। मतलब दोनों में से कोई एक अगर फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा, राइट। इस तरह से ये काम करता है बेसिकली। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अलग अलग गेट्स है, मतलब उसको हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अलग अलग सर्किट से। और गेट है इस तरह से, और गेट इस तरह से डिनोट करते हो। सपोज करके ये है तो इसको कैसे, इसका जितने पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं, जितने पॉसिबल इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हो सकता है, उसका हम एक टेबल बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। और ट्रूथ टेबल इसके ऑपरेशन को दिखाता है, मतलब कि सी यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल जो होगा वो इस तरह से हम देखते हैं, y = a + b, y = a + b, ट्रूथ टेबल। इसका जो है ये a b और ये y, ये 0 0, देखिए जितने भी इनपुट के जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है उसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ये है इसका एक्सप्रेशन, y = a + b। तो इसके a की वैल्यू 0 रखा मैंने, b की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे 0 और इसकी वैल्यू 1, तो आउटपुट मिलेगा आपको 1 1 0 1 1 1 1। ये ट्रूथ टेबल, दिस इज द ट्रूथ टेबल। इसका रियलाइजेशन करना है, मतलब कि प्रैक्टिकली समझना कि क्या है,
तो उसके लिए सर्किट दे रखा है। इस तरह का सर्किट आप इससे रियलाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। बल्ब का जल जाना मतलब कि 1 है, और बल्ब नहीं जला मतलब इससे 0 है, आउटपुट 0 है। तो अगर इन दोनों में से ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया तो ये आउटपुट आपको, ये जल गया मतलब कि आउटपुट 1 होगा। ये जल गया, ये ऑफ है, तो ये आउटपुट आपको 1 है, मतलब कि आउटपुट 1 हो गया। दोनों ऑन हो गए, आउटपुट 1 है। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से कर सकते हैं, राइट। अगर उसके बाद इसी तरह से एंड है, एंड है आपका जो इस एक्सप्रेशन जो आएगा इसका, वो एक्सप्रेशन y इक्वल टू वाई जो है y इक्वल टू ए डॉट बी। ट्रूथ टेबल कैसे होगा, तो ट्रूथ टेबल इसका हो जाएगा कि ए बी वाई। ट्रूथ टेबल क्या होगा, ये 0 0 तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, दोनों में से कोई सा भी एक अगर 0 है तो आउटपुट 0 है। इसका रिलेशन के लिए मतलब कि अगर ये एक ऑन है और एक ऑफ है तो नहीं चलेगा, इनमें से कोई सा भी एक नहीं, दोनों में से कोई सा भी एक कनेक्टेड है और दूसरा नहीं कनेक्टेड है तो जलेगा नहीं। दोनों को दोनों कनेक्टेड होना पड़ेगा, दोनों को दोनों कनेक्टेड होना पड़ेगा, मतलब दोनों 1 कनेक्ट होने का मतलब कि 1 है। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं नॉट गेट। नॉट गेट यानी कि जो भी आपने यहाँ पे सपोज करिए आपने इनपुट दिया और ये इनपुट आपने दिया और ये आपको आउटपुट मिला, सपोज करो y, तो y इक्वल टू ए बार। ओके, मतलब कि अगर मान लीजिए इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन किया आपने तो आउटपुट मतलब ऑन कर दोगे, मतलब इसको ऑफ रखोगे, इसका ट्रूथ टेबल देख लीजिए, ए और y, या 0 रखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 रखा तो वहाँ y, या 1 रखेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, या 0 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, राइट। ये मतलब अगर आप इसको ओपन रखते हो, ओपन मतलब 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, तभी ये करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसको आपने क्लोज कर दिया तो इधर में आउटपुट 0 मिलेगा, नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसी का कॉम्बिनेशन करके हम और भी गेट्स बना सकते हैं। तीनों फंडामेंटल ये थे फंडामेंटल गेट्स हैं, और एक 9 गेट है। ये 9 गेट किसको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, और ये इसका यूज करके आप एंड और नॉट सारे गेट्स आप इसको लेके इसका यूज करके आप ये कर सकते हैं। फिलहाल कैसे ये खुद कैसे आता है वो देखते हैं। एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। ये नॉट गेट है तो एंड गेट, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ये, इसका आउटपुट आएगा y इक्वल टू ए डॉट बी, और इसका नॉट कर देंगे आप, यहाँ पे y डैश बोल देता हूँ, और इसका नॉट करेंगे तो y, तो ये y की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, a डॉट बी, ये आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आएगा आपको, राइट। जो भी आपको इनपुट दे रहा हो मतलब इस तरह से आएगा, आउटपुट जो आएगा a डॉट बी का बार आएगा। ठीक है, ये इनका बार आएगा। नेक्स्ट आते हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, तो बेसिकली और का नॉट कर दिया आपने, और का नॉट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये y डैश a प्लस बी आएगा, और इसका बार जो आएगा वो y डैश का बार, यानी कि इसका नोट करेंगे तो a प्लस बी का बार आएगा, a प्लस बी का बार। ठीक है ना, इसका सिंबल ये है और इसका निब्बल। तो ये आपका, इसके अलावा एक और है जिसको हम पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या है, द जॉर गेट। ओके, आप देख सकते हो कि 3 फंडामेंटल है और एंड नॉट। अगर तीनों के बारे में आपको पता है तो ये सारी चीज आप खुद ब खुद कर सकते हो इसको। ठीक है, खुद ब खुद कर सकते हो। ये ए है तो ये ए है तो यहाँ पे भी ए पहुंचेगा क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, ए है। और ये बी है तो ये बी यहाँ पे पहुंचेगा। ए है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार। ये बी है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार। और ये ए बार इंटू बी, ए यहाँ पे ए इंटू बी बार। अब दोनों का सम जो आएगा यहाँ पे आएगा ए बार डॉट बी प्लस ए इन डॉट बी बार, ये आएगा आउटपुट। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली आउटपुट मिलेगा, दिस इज द आउटपुट।
ओके, ये आपको y की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है, y की वैल्यू इतनी आएगी, करेक्ट है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये सारा चीज़ है, बस ये है सारा पूरा आप लॉजिक गेट्स आप हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं इसको, सेमीकंडक्टर्स को। ओके, अब अगले लेक्चर में आज ही आपको मिल जाएगा क्वेश्चन जो है इसके, वो काफ़ी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें, और काफ़ी क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं, जिससे कि आपका पूरा ये कवर हो जाए और आप इसको काफ़ी अच्छा आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके लिए हम क्वेश्चंस अभी हमारे क्वेश्चंस वाले पार्ट को भी जरूर देखिएगा, जिससे इसके बाद अवेलेबल होगा वो, ठीक है। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा पाए। हम सारे पूरा फिजिक्स का वन शॉट अवेलेबल कराने वाले हैं, और ये डेली रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल होगा आपके पास। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत आसानी से आपके पास अपने आप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।